सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। इनसे कोई सवाल पूछो तो बोलते हर हर महादेव। नाचते हैं सांप सारे, नाचते हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है, ना इनका कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है, जो भी जाता है धुल कर ही वापस आता है, भाजपा नहीं ये तो वॉशिंग मशीन है। अरे इतना प्रहार जो है लोगों ने किया है। 2014 में जीते, 2017 में जीते, 2019 में जीते, 2022 में जीते और 2024 में 400 पार और 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। देखिए, सरकार से शिकायत होती है, लेकिन जो उसके जो अच्छे कार्य हैं उनको भी हमें जो है उनको उस अच्छे कार्य को भी अगर हम सकारात्मक स्वरूप से हम देख सकें तो ये निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाए। महंगाई का आलम ये है, 400 रुपया जो गैस मिलता था 1165 मिल रहा था। ये कहते थे हमारा महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तय होता है। चुनाव आया तो आपने घटा दिया, आपका नियंत्रण है। आज युवा स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाना चाहता है। 1 साल बाद आपने माना ना कि वो किसान कानून गलत था। स्मृति ईरानी है, 5 रुपए सिलेंडर बढ़ता था, संसद के आगे लोग घूमते, तब नहीं महंगाई थी। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो है गोरखपुर में जो है जितने भी विकास हो रहे हैं बस सिविल कोड छूट जा रहा है। मैं मुस्लिम आरक्षण का विरोध स्वयं करता हूँ। यदि आप वोट नहीं देंगे तो आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय राहुल जी जो पूरे देश में गरीबों के लिए करने की जो प्रवृत्ति उनके अंदर है वो कहीं ना कहीं ये दर्शित हो रही है कि अब की बार जो सरकार है कहीं ना कहीं जाति दिख रही है। नमस्कार मित्रों, आज इस समय पूरे देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपूर्ण देश में 7 चरणों में कराया जा रहा है। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव अभी भी बाकी हैं। देश का हर व्यक्ति इस चुनाव से प्रभावित है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक चाहत है। सरकार से उम्मीदें तमाम सारी होती हैं, तो जो सरकार कार्य कर रही है उस सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं, तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हमारा ये कार्यक्रम आज होना है। तो आज इस समय हम उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद स्थित सिविल कोर्ट परिसर में हम हैं और यहाँ लगातार हम परिचर्चा कर रहे हैं, अधिवक्ताओं से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारी दाईं तरफ बैठे हैं राजीव भूषण जी, जो युवा अधिवक्ता हैं। सरकार के कार्यक्रमों पर, नीतियों पर बहुत विशद आपका अध्ययन है, आपकी सोच है, तो आपसे हम जानेंगे। उनकी बगल में अनूप मिश्रा जी हैं, आप भी युवा अधिवक्ता हैं और आप भी लगातार राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में लगातार आपकी सहभागिता बनी रहती है। विजेंद्र तिवारी जी हैं उनकी दाहिनी तरफ, आप भी युवा अधिवक्ता हैं, पूरा युवा अधिवक्ताओं की ही टोली है। आपकी भी एक बेहतर सोच है, तो आपका भी विचार हम जानेंगे। और बिल्कुल हमारे सामने परमात्मा द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, आप भी युवा अधिवक्ता हैं, आप भी अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए आप भी जाने जाते हैं। आपकी भी सोच बहुत ही प्रखर सोच है और जो आपकी अभिव्यक्ति है बहुत बेबाक है। तो आप सभी लोगों का विचार, एक सम्मिलित विचार हम अपने दर्शकों तक प्रस्तुत करेंगे। तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले राजीव भूषण जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान चुनाव है उस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा है, किस तरह से आम जनता इसको स्वीकार कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अवसर दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। जहाँ तक भाजपा के नारे का सवाल है, वो नारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों का है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पूरे देश में एक लोकप्रियता है, उनका एक आम जनमानस से जो जुड़ाव है, उसके कारण जो है जो एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है पार्टी के अंदर। ऐसा लगता है कि हम इस बार 400 पार
पहुँचेंगे। मतलब जनमानस की लहर जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी के कार्यों के प्रति है जी इसकी वजह से ये नारा जो है जी। बहुत बढ़िया है। अनूप जी 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, वह जो है क्या आपको लहर दिख रही है कि वास्तव में उनका नारा जो है सकारात्मक है? जैसे इस सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जैसे पिछले चुनावों में मैंने 15 लाख का एक जुमला दिया था, वैसे ही ये 400 पार का नारा इनका एक जुमला साबित होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 400 पार तो इनकी सीटें नहीं आएंगी। ये 400 पार पेट्रोल ज़रूर हो जाएगा, 400 पार तमाम दाल का रेट हो जाएगा। मिडिल क्लास के ऊपर इस चुनाव के बाद यदि भाजपा की सरकार बन गई तो इतनी मार पड़ने वाली है कि आप कराह नहीं पाएंगे। बिल्कुल। विजेंद्र जी क्या कहेंगे आप? जो इनका 400 पार का एक नारा है, यह आंकड़ों के अनुरूप नहीं है। कहीं ना कहीं बिना सर्वे के एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए समाज पे अच्छा। इस तरह के नारों की मतलब व्याख्या की गई है कि अब की बार 400 पार। पार्टी को उनको ये आभास हो चुका है कि कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव समाज में डालने के लिए कि अगर 400 कहेंगे तो कम से कम 272 पहुंच जाएंगे। तो लेकिन जो जनता का मूड है और जो माननीय राहुल जी का कार्य है और गरीबों के लिए करने की जो प्रवृत्ति उनके अंदर है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शित हो रही है कि अब की बार ये जो सरकार है कहीं ना कहीं जाती दिख रही है। परमात्मा जी धन्यवाद। आप जो है कि भी बहुत बेबाक टिप्पणी होती नहीं है। द्विवेदी जी, आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया और हम लोगों को यहाँ बुलाया इसके संबंध में। और जैसा ये नारे की बात चल रही है 400 पार, इस समय जो देश में येलो जर्नलिज्म चल रहा है, LLM में हम लोगों को पढ़ाया गया था ये, तो इसमें ये होता है कि जी पित पत्रकारिता, इसमें पैसे लेकर के खबरों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, पैसे लेकर के खबरों को दबाना छिपाना। और इसका उदाहरण मैं आज के पेपर से ही दे दूं। आज आप फिर जाइएगा अमर उजाला का पेपर देखिएगा, शुरू के 3-4 पन्ने जो है सब हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और सब मतलब मोदी यही भरा पड़ा है। उसके बाद एक छोटा सा कहीं जो है 4 लाइन राहुल गांधी ने क्या कहा, छोटा सा कहीं किनारे केजरीवाल ने क्या कहा। मतलब तो पूरा, जो पूरा, फोकस पूरा अब या तो मोदी नहीं से अब पटा अब हुआ है अब, पूरा। अब अब या तो जो विपक्ष इंडिया गठबंधन है उसके पास इतने पैसे नहीं है, और या तो खुद मीडिया जो है अंदर खाने बाइकाट कर रही है। ऐसे में जो सोशल एक्टिविटीज़ जो भी हैं आप हैं और आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि सही चीज़ को दिखा रहे हैं। 400 पार तो क्या 400 पार किस आधार पर? आपके ऐसे इंडिया गठबंधन बनने के बाद से तो इनके पेट में मरोड़ होने लगा। अभी तो 400 हो रहा है ना, अगर ये फिर आए तो इसके बाद चुनाव नहीं होगा, कहानी खत्म। ये तो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इसको लोग जनता समझे। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो बहुमत का आंकड़ा और विपक्ष का दोनों का समन्वय बनावे, अवसर दे, 5 साल में परिवर्तन करने का प्रयास करें, तभी कुछ संभव है। 2 लाइन मैं इस पर दो लाइन मिलने पर ही कि नाचते हैं सांप सारे, नाचते हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है, ना इनका कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है, जो भी जाता है धुलकर ही वापस आता है, भाजपा नहीं ये तो वॉशिंग मशीन है। राजीव जी जो 400 पार का आंकड़ा है, तो ये सारे लोग लगभग जो है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये जुमला इसको बता रहे हैं, तो आप इसकी प्रतिरक्षा जो है कैसे करेंगे आप बताइए? ये जो 400 पार का नारा है ये ऐसे नहीं है। हमने जो 10 सालों में काम किया है, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी कार्य जो है आम जनमानस को दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था का क्या हाल था ये सब लोग जानते हैं। मतलब तो जो कानून मतलब कार्यों के आधार पर जो है जो हमने कार्य किए हैं, ये जुमला नहीं, ये कार्य जो कार्यों के दम पे हम 400 पार निश्चित रूप से आएंगे। और तीसरी बार आप सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से। बहुत अच्छा जो है राजीव जी, आपने जो है जैसा आपने कहा कि जो आपके कार्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी का जो कार्य है
उन कार्यों के बदौलत ये 400 पार का नारा दिया गया है। देखिए, ये तो जनता तय करेगी। चुनाव जब भी होता है तो उसमें जनता अपना मत देती है और अपने मत के आधार पर वो सरकार बनाती है। ठीक है, हमारे बीच में एक और युवा अधिवक्ता मजदुल हसन जी अभी अभी आए हैं। मजदुल जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो इस समय का जो चुनाव है, लोकसभा 18वीं लोकसभा का ये चुनाव इस समय चल रहा है, जो 7 चरणों का चुनाव है। गोरखपुर में जो चुनाव होना है वो 1 जून को होना है। तो आपकी दृष्टि क्या है इस चुनाव पर? कैसे इस चुनाव को आप देखते हैं? चुनाव किस तरफ जा रहा है? जो आने वाली सरकार होगी वो कौन सी सरकार होगी, उस पर ज़रा सा आप अपना विचार व्यक्त करिए। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 2014 में इनके ऊपर एक अथाह विश्वास था, देश की जनता और हम सब का भी विश्वास कहीं ना कहीं था। कांग्रेस का 10 साल शासन था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर देश के तमाम राजनीतिक दल और तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर थे। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन था और लोगों को और हमें भी थोड़ा बहुत आशा था कि ये विकास करेंगे। कोई काम ना करके ये विपक्ष का भी काम करने लगे। जब हम रोज़गार की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान की बात करेंगे, जब हम महंगाई की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के टमाटर की बात करेंगे, जब हम यहाँ महंगाई और बेरोज़गारी की बात करेंगे तो राम मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से क्यों भागती है? और लगभग 10 साल सरकार को पूर्ण हो रहा, सरकार की उपलब्धियाँ एकदम नगण्य हैं। किसी भी मुद्दे पर आप बात कर लिए, 2 करोड़ रोज़गार की बात आपने कहा था, महंगाई की बात आपने कहा था, और देश में सुरक्षा की बात क्या था? महंगाई का आलम यह है, 400 रुपया जो गैस मिलता था 1165 मिल रहा था। ये कहते थे हमारा महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं है गैस पर, यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तय होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर आपने घटा कैसे दिया? चुनाव आया तो आपने घटा दिया। और रोज़गार की जब बात 2 करोड़ की हो रही है तब आप इस पर बात नहीं कि पकौड़ा तलने के लिए हमने सरकार चुना था। क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता और युवा हूँ, हम उनका दर्द अच्छे तरीके से समझता हूँ। बिल्कुल, जब किसी होनहार छात्र का देश आत्महत्या करता है तो उस देश की भविष्य कहाँ देख रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। जी, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे आप? एक हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार ये कहा करते थे, देख तेरे हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई भगवान। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कम से कम महंगाई बेरोजगारी पे आज 10 सालों के बाद जो है इस पे डिबेट करा रहे हैं। अधिवक्ता ये बहुत बड़ी चीज़ है, ताकतवर होता है। मैं 10 साल से न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ। आपके नज़र में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है द्विवेदी जी। जैसे कहते हैं ना कि जब सागर शांत होता है तो बहुत बड़े तूफान की आशंका होती है। आजकल के मतदाता, आज के समय के मतदाता द्विवेदी जी बहुत शांत हैं। वह विचार कर रहे हैं कि जिस आधार पे हमने मोदी जी को लाया था। देखिए, मैं खुद आपसे बताऊं कि मैं अटल जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। तो ये विपक्ष की हम इज्जत करते थे। आज क्या है, आज जहां देख लीजिए कोई रैली हो रही है, कोई भी डिबेट हो रहा है, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी। इस बार देखिए परिवर्तन होगा। अग्निवीर योजना एक चलाए, अग्निवीर योजना के तहत जो है 5 साल में फिर निकाल दे रहे हैं उनको। पूर्ण सैनिक का दर्जा नहीं मिल रहा है 4 साल में। ये क्या है? क्या ये हमारे नौजवान इसी के हकदार हैं? बिल्कुल। आज हमारा युवा, देखिए यहाँ पे सब लोग युवा हैं, आज हम युवा की बात करेंगे। आज युवा स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाना चाहता है। कि स्वामी विवेकानंद जो स्वप्न देखा था विश्व गुरु बनाने के लिए, क्या इसी पे विश्व गुरु बनाएंगे आप? क्योंकि हम सभी अधिवक्ता समाज से आते हैं। पूरे प्रदेश का अधिवक्ता समाज, पूरे देश का अधिवक्ता समाज बहुत दुखी है। आज तक ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाए, लागू नहीं किए। अधिवक्ताओं को जो हमारी महती आवश्यकता थी कि बीमारी पे, गंभीर बीमारियों पे कैशलेस इलाज, एक कोई योजना नहीं लाए अधिवक्ताओं के लिए। ब्रजेंद्र तिवारी जी, आप बताइए कि जैसे बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? इन लोगों की बातें से इत्तेफाक हम नहीं रखते हैं। देखिए, महंगाई जैसे कि अगर कोई भी चीज़ आज अगर 10 रुपये की है तो जाहिर सी बात है कल के डेट में वो 20 रुपये की हो जाए। देश राष्ट्र का विकास हो, वो भी सब धर्मों को लेके, इसमें आधुनिकता की कहीं ना कहीं छाप इसमें रहे। जैसे AI टेक्नोलॉजी एक है, तो जो भी सरकार आए AI पे काम करे, हमारे हिसाब से 0। परमात्मा जी, महंगाई जो है बताइए। देखिए, निश्चित रूप से महंगाई एक मुद्दा है
बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। 45% जो है बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है। ये रोजगार दे नहीं पाए हैं। बिल्कुल। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे प्रति वर्ष, तो 14 से आपका 10 साल हो गया, तो इस तरह से 20 करोड़ लोगों को रोजगार, इनको हम नौकरी नहीं कह रहे हैं, नौकरी तो ये खा ही गए। 68 लाख पद आज भी, ये खड़गे साहब का जो है, नहीं 68 लाख पद आज भी खाली है। नहीं, उसके लिए हर हाथ को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, उसका सृजन आप कैसे। इन्होंने कहा, मैं माननीय मोदी जी की बात कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी ने लोकसभा के अपने भाषण में कहा, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का आंकड़ा दिखाते हुए कि देखो 3 लाख टेम्पू बिके। बोलो बिके कि नहीं बिके? पीछे जितने भी 272, 70, 80 लोग थे, सब लोगों ने कहा हाँ हाँ बिके। तो बोलो 3 लाख ड्राइवर, 3 लाख खलासी, 3 लाख मालिक, बोलो 9 लाख रोजगार दिया कि नहीं दिया? ताली पीट दिए। तो ये अब आप भी उसी में ताली पीटिए फिर। और नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने नया कानून दे दिया, खोला है कि नहीं? फिर खोल के देखिएगा, 321 CRPC में इन्होंने चेंज कर दिया कि अब कोई भी मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित व्यक्ति को 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए बिना पीड़ित को नोटिस दिए हुए। अब आपने अमेंडमेंट कर दिया। कोरोना के बाद से 40% से लेकर के 50% चीज़ों के दाम बढ़े। कोरोना के बाद थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था। महंगाई, दालें देखिए, इनका एक्चुअली क्या है, पूरे देश में व्यापारियों की सरकार है। मैं कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, व्यापारियों की सरकार है। दाल आती है, 10 ट्रक दाल आई साहबगंज मंडी में, एक बड़े व्यापारी के यहाँ डंप हो गई। अब वो रेट वो व्यापारी खोलेगा। आखिर इसी देश में 700 किसान मरे ना, इन्हीं की तो देन है। बिल्कुल। एक साल बाद आपने माना ना कि वो किसान कानून गलत था। यही स्मृति ईरानी है। 5 रुपए सिलेंडर बढ़ता था, आटा बढ़ता था, तो गले में प्याज और लहसुन और उसकी माला पहन करके हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी जी और ये सारे के सारे जो है ये लोग चूड़ी भेजते थे और संसद के आगे ये लोग घूमते। तब नहीं महंगाई थी, तब नहीं आइडियोलॉजी थी कि महंगाई क्या चीज़ है। राजीव सर जी, नहीं, इतना प्रहार जो है लोगों ने किया है सरकार पर तमाम सारे मुद्दों को लेकर, तो अगर आप सरकार का पक्ष रखते हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी, क्योंकि सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। महंगाई मुद्दा है कि नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है, संविधान बदलने की जो बात आ रही है, एक संविधान पर खतरा है कि नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, और इस चुनाव में जो है आम जनमानस जो है अपना मन बना लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कि 400 पार करेंगे, कि तीसरी बार जो है उनको निर्वाचित करना है। रहा महंगाई का जो मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सारे कोई मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि वो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसी से क्लियर हो जाएगा। अगर महंगाई मुद्दा रहता और बेरोजगारी मुद्दा रहता, हम 2014 में जीते, 2017 में जीते, 2019 में जीते, 2022 में जीते और 2024 में 400 पार का जो नारा है वो ऐसे ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता जान चुकी है और इसका जो है जनता को पता है कि हमको 4 जून को जो है या अभी जो चरण के चुनाव होने हैं, 3 चरणों के चुनाव होने हैं, उसमें हमको वोट किसको करना है, जनता ने मन बना लिया। हाँ, इसमें एक बात कहना है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे सुधार होना चाहिए। वोटर लिस्ट में कमियां क्या हैं कि जिनकी मौत हो चुकी है उनके भी नाम है, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनके भी नाम है, जो लोग मकान बेच चुके हैं उनके भी नाम है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कई जगह नाम है। तो जब वोट पड़ता है जिस बूथ पे, अगर वहाँ 50 वोट या 100 वोट जो है इस तरह के हैं तो वोट का परसेंटेज अपने आप घट जाता है। और हमारा जो चुनाव आयोग है अभी भी वो पुराने ही ढर्रे पे चुनाव आयोग मतलब चुनाव की प्रक्रिया में सुधार निश्चित रूप से सुधार होने चाहिए। लोकल मुद्दे पर थोड़ा सा, जैसे आप कचहरी में हैं और कचहरी बिल्कुल समाज का एक आईना माना जाता है, समाज का हर वर्ग कचहरी में आता है और हमें लगता है कि जनपद के सारे प्रत्याशी
हर दल के प्रत्याशी कचहरी में वोट मांगने भी आते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रवि किशन जी हैं, तो सवाल उन्हीं से होगा। वोट मांगने के बाद फिर वो कभी कचहरी में उनका दर्शन नहीं हुआ, क्या कहेंगे? क्योंकि ये सीएम सिटी है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। हम लोगों ने भी जो है कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसा विषय उनके सामने नहीं रखा या नहीं उनको इनवाइट किया गया, लेकिन मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। एक बार अवसर मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने को, तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है गोरखपुर में जो है जितने भी विकास हो रहे हैं बस सिविल कोर्ट छूट जा रहा है। एक नए आधुनिक तरीके से सिविल कोर्ट की स्थापना या नया नवीनीकरण हो, जिससे हमारे अधिवक्ताओं को काम करने में, जैसे गर्मी जाड़ा बरसात में हम लोग काम करते हैं, हमारी एनर्जी वैसे ही डाउन रहती है। अगर लोकल स्तर पर मैं बात करूं, जैसे अनूप जी ने कहा कि जो प्रोटेक्शन बिल की जो बात कही गई, प्रोटेक्शन बिल की स्थिति तो तब आती है जब आप अधिवक्ता हो जाते हैं। संसद या विधानसभा में बहुत सारे अधिवक्ता जाते हैं, लेकिन कभी भी जो है कोई अधिवक्ता जब वहाँ जाता है तो अधिवक्ता की बात उठाता नहीं है। हमने जो एक मुद्दा बनाया, हमने जो एक प्रयास शुरू किया कि बार काउंसिल हमारी संविध संस्था है। बार काउंसिल में इस समय प्रदेश में जो है 4 लाख के आसपास अधिवक्ता हैं, और बार काउंसिल का जो प्रतिनिधित्व 25 सदस्य मिल के जो करते थे। आज 1960-61 में जब बार काउंसिल का जो है 61 में बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट इन्फोर्समेंट हुआ था, 60 में बना था, तो उस तब से लेके आज तक जो है वही 25 लोग करते आ रहे हैं। और उसकी स्थिति ये है कि वो 25 लोग, सिर्फ 25 लोगों के पास कोई जनरल बॉडी नहीं है, आप हैं जनरल बॉडी उनके, और वो 13 लोग मिल के जो फैसला होता है वो कर लेते हैं। जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होती है वो कर लेते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तो सबसे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जिले से आपका एक जनप्रतिनिधि, आपका एक बार काउंसिल का सदस्य आपके जिले से, हाँ, प्रत्येक जिले से वो चुन के जाए। दूसरा मुद्दा मैं रखता हूँ कि जैसे हमारे लिए बार एसोसिएशन में आप चुनाव लड़ेंगे, एक बार अध्यक्ष हो गए तो दोबारा उस पर रिपीट नहीं आप कर सकते हैं। बार काउंसिल का सदस्य बार बार रिपीट करता है, क्यों करता है? उसके लिए उसके लिए भी आप उनके ऊपर भी तो ये निर्बंधन होना चाहिए ना। तीसरा है कि आप अधिवक्ता बनेंगे तब ना प्रोटेक्शन की बात आएगी। आप अधिवक्ता बनाने की दिशा में ही उसकी कमर तोड़ दे रहे हैं। 20,000 25,000 रुपये आप उससे रजिस्ट्रेशन फीस रहे हैं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 600 से अधिक आप ले ही नहीं सकते हैं। 600 रुपया जो है और उससे अधिक लेना है तो आप संसद में आप कानून पास कराएं। पार्लियामेंट जब तक कहेगी ना उसकी बिना अनुमति के आप ले ही नहीं सकते। तो इन मुद्दों पर ध्यान तो हमको दिलाना है। अधिवक्ताओं की समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों की जो उदासीनता है उस पर जो है आप बताइए मजदूर जी, क्या कहेंगे? लीजिए। देखिए, हम लोग एक अधिवक्ता हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जैसे ही हमारे बीच का व्यक्ति चाहे राज्य बार काउंसिल का सदस्य हो जाता है, चाहे अध्यक्ष बन जाता है, मंत्री बन जाता है, या किसी राजनीतिक दल में किसी पद पर आसीन हो जाता है, विधायक या विधान परिषद सदस्य होता है या सांसद बन जाता है, तो वह भूल जाता है कि मैं अधिवक्ता परिवार से आया हूँ। वह राजनीति में अपने दल के लिए वफादार हो जाता है। हमारी मांगों को लेकर वह कभी अपने दल में जो है अपनी बातें मुखरता से नहीं कहता है। अनूप जी, अधिवक्ता समाज हमें शुरू से हम लोग उपेक्षित रहा है। तो अधिवक्ताओं के लिए, जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल तो तब पास होगा जब आप अधिवक्ता बन के कचहरी में आएंगे। लेकिन जो अधिवक्ता बनने की राह में है, भाई जो आपका भाई अधिवक्ता के रूप में आने की प्रतीक्षा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए भी तो आप ही आवाज़ उठाएंगे ना। तो कितनी उपेक्षा का शिकार आप हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मन में एक पीड़ा है। प्रतिनिधि जो है, कोई भी प्रतिनिधि जो है, इस पर क्यों नहीं ध्यान देता है? द्विवेदी जी, मन में एक पीड़ा है। बिल्कुल, एक जो टिस मन में है, यह जो आपने वार्ता के दौरान ये बात रखी, ये सब लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग। बिल्कुल। और इसी के लिए मैं आपसे बताते चलूं कि विभिन्न मंचों पे, विभिन्न संगठनों पे काम करते हुए हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। समय समय पे बार काउंसिल को भी चेतावनी का हम लोग चेताने का काम किए हैं। बिल्कुल चेताइए, चेताने काम किए हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप, और वो आपसे है ना। और जो अभी भाई साहब ने बताया कि हमारे ही बीच का अधिवक्ता जब बार काउंसिल का मेंबर बन के चला जाता है, वहाँ पे सदन में चला जाता है, तो हम लोग के हक हकूक़ की बात भूल जाता है। आज आपसे बताते चलें कि पिछले बार जो COP का मुद्दा उठा था,
कौन सी ऐसी स्थिति आ गई, कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि अधिवक्ताओं के हकूक आपको भूल गया। आप जो है सीधे पहले तो 1000 की बात किए, फिर 500 रुपये पे कहे कि कैसे नहीं आप लोग देंगे। आप अधिवक्ताओं को चेताने का काम करेंगे कि कैसे नहीं 500 रुपया देंगे, देखते हैं कैसे नहीं देते हैं। आपको अधिवक्ता ही नहीं रहने देंगे। यह मन में हम सभी अधिवक्ताओं की पीड़ा है और हम लोगों ने आवाज़ उठाया, सभी ने आवाज़ उठाया। आज उसकी देन है कि 500 से 250 जो बार काउंसिल के दूसरे चेयरमैन हुए हैं भाई 250 किए। आप एक बार देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि भविष्य में यदि बार काउंसिल चुनाव का लड़ने का यदि मौका हम लोगों को मिला, जाने का मौका मिला, वहाँ जाने का पहुँचने का मौका मिला बार काउंसिल में, तो हम आपके सामने आज बताते चल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इसको जो है जो COP कार्ड और सर्टिफिकेट की बात है हम लोग निःशुल्क करेंगे। अच्छा लगा अंदर जी, आप बताइए जो है, छोड़िए आप जो हमारी सुरक्षा की बात है, बिल्कुल हमारे आगे भविष्य की बात है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, सरकार से हम लेते हैं, सरकार के प्रतिनिधि से हमारे जो नुमाइंदे हैं, बिल्कुल जो बार काउंसिल जैसे पवित्र पदों पे बैठे हुए हैं, उनके चेयरमैन, उनकी जो बॉडी है जिस तरह से चाटुकारिता करती है अपने लाभ के लिए, अपने कार्यों के लिए, ये पूरा घृणित है। अगर ईश्वर ने कभी ऐसा मौका दिया मुझे कि मैं उस पद पे जाके आसीन हूँ, तो मेरा आपसे वादा है कि मैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक अधिवक्ता होकर मैं खुद महसूस करता हूँ, तो हम उन सारे नुमाइंदों से कहना चाहते हैं कि आप सरकार से लड़िए, हम ताकत है, अपनी बात कहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है उसको किसी न किसी तरीके से उसको पारित कराइए। परमात्मा जी से इस समय गोरखपुर जनपद जो है मुख्यमंत्री का गृह जनपद, तो गोरखपुर में कुछ परिवर्तन आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद, देखिए सरकार से शिकायत होती है, लेकिन जो उसके जो अच्छे कार्य हैं उनको भी हमें जो है उनको उस अच्छे कार्य को भी अगर हम सकारात्मक स्वरूप से हम देख सकें तो ये निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे ऊपर ही नहीं लागू होता है, ये तो उनके ऊपर भी लागू होता है कि वो भी देखें कि कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। कचहरी छूट गई, कचहरी नहीं, जो आपने एग्रीगेट एक पूरे गोरखपुर के विकास की बात कही, बिल्कुल। यहाँ देखें आप 2013-14 में कांग्रेस ने 32.97 किलोमीटर का भारत का सबसे बड़ा बाईपास गोरखपुर में बना। कभी किसी नेता को आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के कि जिसने इस पर धन्यवाद ज्ञापित किया हो? तो ये तो जो सरकार नहीं, तो फिर हम क्यों करें? नहीं, अब ये तो यही बात हो गई। प्रेजेंट में जो रहेगी वो खुल के बोलने वाले हैं, हम तो खुल के बोलने वाले हैं। जब आप हमारी तारीफ नहीं करेंगे तो हम बेवकूफ़ हैं। हम क्यों आपकी तारीफ करेंगे भाई? कुछ दो शब्द आप भी तो बोल दीजिए। जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर सिकरीगंज तक 2 लेन सड़क, ये सब 17 के पहले बन चुकी थी यहाँ। अब क्या हुआ, क्या ये आए, इन्होंने 1 मीटर दाएं चौड़ा किया, 1 मीटर बाएं चौड़ा किया और फट से उस पर जो है अपना नाम लिख दिया। तो किया कैसे परोसा, तो 1-1 मीटर बढ़ाया तो हमारे 20 मीटर को तो खा गए। हमारे 20 मीटर को एक बार भी नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि ये हमने बनवाया, उसमें कहाँ था, ये हमारा है पूरा। 20 मीटर बनी थी और हमने हमने और चौड़ा किया और दोबारा मौका देंगे तो हम इसको 4 लेन बनाएंगे, चौड़ा करेंगे। खैर ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जनपद के हैं, तो निश्चित रूप से एक चैलेंज है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से, एक चैलेंज है कि उन्होंने कहा कि भाई सैफी चमकाया, उन्होंने कहा आप भी गोरखपुर बना लो। 2005 में अहमदाबाद में, आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, आज भी मेट्रो का शिलान्यास किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी, वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, आज तक मेट्रो चल नहीं पाई और 5 साल में अखिलेश यादव ने लखनऊ में मेट्रो दौड़ा करके दिखा दी। तो उस मुकाबले में ना बात करें ये लोग, उसमें नहीं कर पाएंगे। इकाना स्टेडियम देखें, 100 नंबर देखें, यूपी डायल मतलब ये सारी व्यवस्था तो यहाँ लोकल लेवल। अब चूंकि अभी तो इन्होंने ज़मीन तलाशी है 7 साल में, अब ये स्टेडियम के लिए ज़मीन पाए हैं। बाकी जो यहाँ का जो काम है, जैसे मेडिकल रोड जो है उसको चौड़ा करना, उसका कोई सर्किल रेट भी इन्होंने नहीं बढ़ाया।
आम आदमी परेशान है। जो उसके किनारे जो था उसको कोई पैसा ही नहीं उसका मिला मुआवजा। आप चौड़ीकरण करिए उस, और भी उसमें देखिए सब ग्रीन सिटी था, सारे पेड़ आपने कटवा के फेंकवा दिए। गर्मी देखिए गोरखपुर में लगभग 6% 7% गर्मी जो है बढ़ी है, पहले से ऐसा नहीं था पहले। उसका कारण क्या है? ये जितने 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, ठीक है, इससे विकास होगा, सड़कें बनती है तो विकास होता है। भी देखिए तो आज वो नहीं होगी, लेकिन प्रयास तो होना चाहिए ना, प्रयास तो होना चाहिए। 7 साल हो गया इनको। देखिए दीवानी कचहरी में 2007 में जो है नेताजी की सरकार थी, मतलब उत्तर प्रदेश में बहन जी आ गई थी, लेकिन 2006 में नेताजी ने ये देखे 50 कमरा सिविल कोर्ट को दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने जिला न्यायालय हैं, जितने प्रदेश न्यायालय हैं, सबको 50-50 कमरा दिया था। तो क्या ये नजर इन लोगों को नहीं आता है? योगी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए ना। नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, योगी जी को छोड़ दें। मैं बहन जी हमारे घर के तो हैं। हाँ, मैं बहन जी से लेकर के, मायावती जी से लेकर के, अखिलेश यादव से लेकर के, अगर इन लोगों ने प्रति वर्ष 50-50 कमरा दिया होता तो आज 14 साल में 700 कमरे यहाँ बन गए होते। तो जैसे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी वही हैं आपके सांसद जी रवि किशन जी, और जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से काजल निषाद जी हैं, तो किस तरह से जो है इन प्रत्याशियों को आप जो है इन कचहरी में इनके लिए अपने मुद्दा को किस तरह से आप रखेंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रवि किशन जी, आप अपनी बात कैसे इन लोगों का प्रत्याशी के रूप में आएंगे? ये जो प्रत्याशी के रूप में आएंगे तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये वायरल होगा, ये चलेगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और भी अगर आप कहीं यहाँ लगेगा कचहरी में तो हम लोग खुल के बोलने वाले हैं, उसको बोलेंगे, कहेंगे भी। इनसे कोई सवाल पूछो तो बोलते हैं हर हर महादेव, इट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बिल्कुल। ये जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। और उसमें अगर हमको, इनके जमाने में महंगाई डायन हुआ करती थी, अब महंगाई दुल्हन होती है। अब महंगाई अब दुल्हन हो गई है। कोरोना के पहले जो तेल, घी, बिल्कुल और इन सब चीज़ों के दाम थे, ये कोरोना के पहले, वो अचानक कोरोना के बाद से लगभग 40 से 50%, 60% तक वृद्धि हो गई उन चीज़ों में। 50-60 में बिकने वाला तो वो सारी चीज़ें जो है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस पर अभी इन्होंने बताया ही। आखिर में आपने 10 साल हमसे 300 रुपया ज़्यादा लिया ना। बिल्कुल। हम समझ रहे हैं वो कार्यालय कहाँ से बन रहे हैं भाजपा के। गौकसी के करने वाली कंपनियों से ये लोग चंदा लिए हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इनका सारा चंदा इनका खुलकर सामने आ गया, किससे ये लोग चंदा लिए हुए हैं। पाकिस्तान की एक कंपनी है, जिस पाकिस्तान का भय दिखाते हैं, उस कंपनी उससे भी चंदा लिए हैं। मैं इंडिया गठबंधन को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अगर थोड़ी देर के लिए, तो मैं सब नेताओं को देखूंगा उसमें। केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया। केजरीवाल जी ने क्या किया? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। मुफ्त में जाइए, बढ़िया MBBS डॉक्टर देखेगा और आपको 40-50-100 रुपए की जो दवा है वो मुफ्त में दे देगा। 500 रुपए में मात्र आपको, जिस स्कूल में मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, 4500-5000 रुपये फीस लग रही है, बताइए हम लोग 500 रुपये में दिल्ली जैसे शहर में वो बच्चा जाकर के वहाँ पढ़ रहा है। अब ये विपक्ष के जो कॉरपोरेट घरानों के लोग हैं, जिनके विद्यालय चलते हैं, उनके पेट में हजम नहीं हो रहा था। वो लोग केजरीवाल के खिलाफ साजिश करके और उसको जड़ से उखाड़ देना चाहते थे कि कैसे ये जो है इतना सरकारी। BSNL का क्या हुआ? जियो को लॉन्चिंग किसने दी? जियो को लॉन्चिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और BSNL को एकदम जड़ से साफ कर दिया, उसके लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। क्या दिक्कत थी BSNL में? क्योंकि आपने ऐसा, क्योंकि आपको एक प्राइवेट आदमी ने फंडिंग किया था चुनाव में। ये जोड़ अभी तो बड़े नेता जोड़ नहीं पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते हैं, जनता भी उसको समझती है, लेकिन अभी उतना नहीं समझ पाती है, इसलिए कि उसको समझाया नहीं जाता है। उसको तो कुछ और दिखाया जा रहा है ना, उसको कुछ और परोसा जा रहा है, आवाज तो उसके पास नहीं पहुंच। जी ऐसा नहीं है। मैं बता दूं आपसे, ये जनता का चुनाव है, जनता इस चुनाव को लड़ रही है। सोशल मीडिया से के माध्यम से महंगाई और बेरोजगारी से हर आदमी परेशान है, जैसा हमारे मित्र ने कहा, निश्चित रूप से, और उसका असर आपको चुनाव में दिखाई देगा। परसेंटेज आप वोट आप देख भी रहे हैं जो डाउन हो रहा है, उसके पीछे भी एक उदासीनता है लोगों की, मतदाताओं में उदासीनता। मजदूर जी जो है परिवर्तन को कितना स्वीकार कर रहे हैं? क्या मान रहे हैं कि आप देश में आने वाले समय में सरकार को जनता ने हटाने का पूरी तरह से मन बना लिया है? प्रधानमंत्री का जो भाषण है, हताशा, निराशा, और जैसे वो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं मुस्लिम आरक्षण का विरोध स्वयं करता हूँ। ना उनका हिंदू दोस्त है, ना उनका मुस्लिम दोस्त है। वो नफरत के व्यापारी हैं, उन्हें कोई धर्म से मतलब नहीं है। परिवर्तन निश्चित है,
है, देश की जनता ने बना लिया है और हमारे हिंदू भाइयों ने बना लिया है। इस सरकार को जाना ही होगा। ये सरकार का रहना देश के लिए नहीं ठीक है। मिश्रा जी आप बताइए, तो मतदाता अपने घर से निकले और चाहे जिसको वोट देना हो वो दे, लेकिन वोट दे, मतदान करें। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सभी मतदाताओं से अपील है कि आप सभी लोग बाहर निकलिए, मतदान करिए, चाहे जो भी मुद्दा हो। आपके मुद्दा महंगाई हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, अपने मुद्दे पे वोट दीजिए। यदि आप वोट नहीं देंगे तो आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज ज़मीनी धरातल पे सब लोग ये समझ रहे हैं कि आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे तभी सरकार हम चाहे बदलेंगे चाहे सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक 2-3 मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पे अभी तक किसी ने प्रकाश नहीं डाला। बताइए, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुद कंफ्यूजन है हमारा, लेकिन आप मैं स्वयं आपसे बताऊं, 2016 के पहले मैं भाजपा को सपोर्ट करता था, भाजपा की नीतियों से सहमत था। कारण ये था, अटल जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। अटल जी ने जो काम किया वह सभी देश ने स्वीकार किया, वो हमारे भारत रत्न थे। अटल जी ने बात किया था एक समान नागरिक संहिता की, कि देश में एक समान नागरिक संहिता की बात होगी। हम लोगों को लगा था कि हाँ, ये सरकार यदि आएगी तो ये रिजर्वेशन आरक्षण जो है हो सकता है कि ख़त्म करे, और जब आरक्षण ख़त्म होगा तो देश विश्व गुरु बनेगा। तो अब तो जो विवेकानंद जी का सपना था। लेकिन अब देखिए, अब राजनीति कैसी हो रही है। कोई आरक्षण की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि जो है हम जो है अगली पार्टी जो है वो मुस्लिम बिरादरी को आरक्षण दे देगी, फलाह को आरक्षण दे देगी। मैं जीते जी अंतिम सांस तक किसी जो है जितना आरक्षण है ख़त्म नहीं करूँगा। देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब यहाँ पे गोरखपुर के हमारे सांसद, तत्कालीन सांसद जब मुख्यमंत्री बने, हम लोग को भी गौरव की अनुभूति हुई थी, प्राउड फील हुआ कि सीएम सिटी में है। क्या मिला हम लोगों को सीएम सिटी में रहते हुए? न ही यहाँ के अधिवक्ताओं को कुछ मिला। ये महोदय, जब हम लोग आंदोलन किया करते थे कि जो है यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ बने, यही योगी जी महाराज हैं। उस समय हम लोग जाके मिले, सांसद में आवाज़ उठाए थे, लेकिन क्या हुआ? हमारे मुख्यमंत्री महोदय, ये दूसरा टर्म है, कभी यहाँ गोरखपुर के खंडपीठ की बात नहीं करते हैं, पूर्वांचल राज्य की बात नहीं करते हैं, और ना ही गोरखपुर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात बंद करते हैं। केंद्रीय यही आग्रह है कि आप लोग मतदान करें। परिवर्तन को किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि देश में परिवर्तन होगा? लेकिन कहीं ना कहीं ये बयार चल पड़ी है और एक आशा के बयार चल रही है। हाँ, बयार चल रही है, एक आशा जगी है और बदलाव कहीं ना कहीं बदलाव दिख भी रहा है। लोग चाहते भी हैं कि चीज़ें बदलें, क्योंकि लोकतंत्र में एक ही आदमी सत्ता पर रहेगा, कहीं तानाशाह हो जाएगा। बिल्कुल, परिवर्तन चाहिए। हाँ, तो परिवर्तन चाहिए। और परमात्मा जी, मैं चाहूँगा कि मतदाता हमारा बिल्कुल जोश खरोश के साथ मतदान करे, तो क्या कहेंगे आप? जी, मतदान का तो परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं रहा अभी तक, और कहीं 58, कहीं 54, 55। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक थोड़ा सा गर्मी भी है और धूप है, लेकिन फिर भी आपकी एक दिन की मेहनत 5 सालों तक जो है वो आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगी। आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी आम जनमानस से और सभी अधिवक्ता भाइयों से, न्यायिक अधिकारियों से, और सभी लोग निकल करके आने वाले तिथियों में जो 3 चरणों के चुनाव शेष हैं उसमें अपने घरों से निकल करके जहां कहीं निकट आपके मतदान हो रहा हो वहां पहले मतदान अवश्य करें, उसके बाद ही जलपान करें। और सरकार तो अब जहां मतदान के लिए हम अपील कर रहे हैं, जैसी इच्छा हो आपकी और जो लगे कि आपके विकास में, बस मतदान करें, मतदान जरूर करें, आपकी इच्छा है। बाकी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने पक्ष रखा है। और बाकी हमारे सारे अधिवक्ता भाई, चाहे वीरेंद्र जी ने
भी जो है अपनी बात कहना है। देखिए, जब कोई परिचर्चा होती है तो उसमें आप अपनी बात रखिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आप बिल्कुल 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 उसमें जो है आपकी बात से हो सकता है आपका बगलगीर जो है बिल्कुल ना सहमत हो, लेकिन आप अपनी बात को बेबाकी से रखिए। और मतदान तो हमारा अधिकार है, संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान ने हमें ये राइट दिया है। आज हम जो बोल रहे हैं, जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, उसकी वजह से जो है हमें ये अधिकार मिला है, और उस अधिकार का हमें प्रयोग करने में तो ये अवसर 5 साल बाद आता है। हम भी यही अपील करेंगे मतदाताओं से, मतदाता भाइयों से अपील करेंगे कि भाई आप मतदान जरूर करें, भले ही आप जिस दल को जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ आप करें। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए, परमात्मा जी, विजेंद्र जी, अनूप जी, मजदूर जी कि आप यहाँ आए और इस लोकतंत्र के इस महाअभियान में आपने भी एक योगदान आपने दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिर इसी मुद्दे पर किन्हीं और साथियों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।